तो जिन लोगों ने अभी तक एंटमैन एंड द वास्प नहीं देखी वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में होने वाले हैं स्पॉयलर्स। तो बाद में मुझे ब्लेम करने की बजाय या मुझे ये मशवरा देने की बजाय कि वीडियो बाद में बनाओ, आप अभी ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि मूवीज़ के रिव्यूज़ और क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन करना और डिफरेंट तरह की वीडियोस बनाते हुए, लेकिन जब भी मैं क्रेडिट सीन की वीडियो बनाता हूं तो कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि उन लोगों को नहीं पता कि क्रेडिट सीन होता क्या है। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्रेडिट सीन होते क्या है। जब मूवी एंड होती है तो नाम आने लगते हैं ना, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के, एक्टर्स वगैरह के। तब उन नामों के दरमियान एक बीच में वो छोटी सी क्लिप डाल देते हैं ताकि अगली मूवी का वो एक छोटा सा हिंट दे सकें। उसे कहते हैं हम मिड क्रेडिट सीन। इसके बाद फिर दोबारा डायरेक्टर्स वगैरह के, सेकंड यूनिट के, थर्ड यूनिट के नाम चलना शुरू हो जाते हैं। फिर जब सारे नाम एंड होते हैं तो एंड पे एक छोटी सी क्लिप को दिखा देते हैं, उसको हम कहते हैं एंड क्रेडिट सीन। तो ये सीन्स होते हैं अगली मूवी का रेफरेंस देने के लिए, ताकि अगली मूवी का हमें पता चल सके कि अगली मूवी आ रही है, कौन सी आ रही है, किस तरह की आ रही है। बस ये एक छोटा सा हिंट। और ये मार्वल मूवीज़ का एक ट्रेडमार्क बन चुका है, लेकिन ये शुरू उन्होंने किया था, मुझे याद है मैंने श्रेक में भी देखा हुआ है। तो ये होता है मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन वगैरह। और इस मूवी में हमारे पास दो क्रेडिट सीन थे, एक था मिड क्रेडिट सीन और एक था एंड क्रेडिट सीन। और जो इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन था वो इस मूवी का सबसे अच्छा सीन था। अब उसमें है ये कि हमारा जो वास्प है, ओरिजिनल वास्प, नई वास्प और पुराना एंटमैन यानी कि हैंक पिम, वो तीनों एक छत पर खड़े हैं और उनके पास लुइस की गाड़ी है जिसमें उन्होंने क्वांटम टनल बनाई हुई है, उसका साइज स्मॉल करके। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हैंक पिम ने अपनी बीवी को तो क्वांटम रैम से निकाल लिया है, तो अब उन्हें उस क्वांटम टनल की क्या जरूरत है। अब इस मूवी में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमें पता लगता है कि जो घोस्ट है वो मरने वाली थी, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो फेस कर रहे हैं, वो आप ऐसे समझें कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक हो रहे हैं। लेकिन जब जेनेट क्वांटम रैम से निकलती है तो वो अपनी नई पावर से उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टेबलाइज कर देती है। लेकिन वो चीज़ काफ़ी नहीं थी उसको बचाने के लिए, तो वो उसकी मदद करने के लिए उन्होंने लुइस की गाड़ी में एक छोटी सी टनल बनाकर वहाँ से अंदर वो हीलिंग पार्टिकल निकाल रहे हैं ताकि वो घोस्ट की बॉडी को प्रॉपरली स्टेबलाइज कर सके। यानी इससे हमें एक और बात पता चलती है कि घोस्ट अब दुश्मन नहीं, उनकी दोस्त है। खैर, अब वहाँ पर जाएगा कौन उस क्वांटम रैम में उन हीलिंग पार्टिकल्स को निकालने के लिए? तो वो उसके लिए चूज़ करते हैं स्कॉट को, जो अपना एंटमैन का सूट पहनता है और वहाँ पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो जाने लगता है तो जेनेट उसे कहती है कि ख्याल से टाइम वॉर्टेक्स में फंस ना जाना, अगर तुम वहाँ फंस गए तो हम तुम्हें निकाल नहीं पाएंगे बाहर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है एवेंजर्स 4 के लिहाज से, मेरे ख्याल से। इसके बाद जब वो जाता है वहाँ पर अंदर क्वांटम रैम में और वो अपना टिफिन का डब्बा खोलता है और वहाँ पर सारे हीलिंग पार्टिकल को इकट्ठा करता है उस डब्बे के अंदर। लेकिन जब वो बाहर आने ही वाला था उतनी देर में वहां पर वकांडा में जो थैनोस का जो है स्नैप वो हो चुका था। जैसे ही वो स्नैप हुआ तो बाहर खड़े तीनों लोग वो सारे राख बन गए। अब मेरी यहाँ पर थ्योरी ये है कि एंटमैन जो है वो भी राख बनना चाहिए था, लेकिन वो बना क्यों नहीं? क्योंकि वो उस टाइम क्वांटम रैम में था, और जो क्वांटम रैम है वो पूरी एक अलग यूनिवर्स है जहाँ पर फिजिक्स जो है वो इस तरह फॉलो नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से अगर एंटमैन जो है स्कॉट बाहर होता तो वो भी शायद गायब हो जाता, लेकिन उसके वहां पर ना होने की वजह से वो बच गया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि वो बाहर कैसे आएगा? तो पहली थ्योरी ये कि जिस तरह वो फर्स्ट मूवी में बाहर आया था क्वांटम रैम से, शायद इसमें भी उसी तरह बाहर आ सके। दूसरी थ्योरी ये है कि जब वहां पर सारे एशेस बन रहे हो तो लुइस बच जाए और वो इन लोगों को देखने आए, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ी उसकी थी तो शायद वो भी आसपास ही हो गई। तो वो इन लोगों को देखने आए कि क्या ये लोग ठीक हैं या नहीं। तो वो क्या पता वहां पर स्कॉट की स्पीकर्स में आवाज सुने और वो उसकी मदद करे। इसके बाद तीसरी थ्योरी ये है कि क्या पता वो लुइस आए और उसे पता ना चले कि मैं क्या करूं, तो वो बिल फॉस्टर को ढूंढ के लाए, यानी कि जो घोस्ट के साथ था ना उसको ढूंढ के लाए कि आए और यहाँ पर इसकी मदद करें। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि वो जो पार्टिकल हैं उससे वो घोस्ट को स्टेबलाइज करे और वो इसके साथ मिलकर एवेंजर्स की मदद करे, यानी कि वो वकांडा पहुंचे और सारे हालात का जायजा लेके यहाँ पर क्या सीन है, फिर वो दोबारा क्वांटम रैम को यूज करके टाइम ट्रेवल करे। अब सपोज के वहां पर कोई आता ही नहीं है, ना वो बाहर आ पाता है, तो इसका मतलब है कि कुछ अरसे के लिए वो क्वांटम रैम के अंदर फंस जाएगा। अब जैसा कि हमने जेनेट को देखा है कि उसने 30 साल वहां पर गुजारे हैं विदाउट एनी ऑक्सीजन और खाने पीने के, सिर्फ उसकी एज में इजाफा हुआ है। और एवेंजर्स 4 के लिहाज से एक थ्योरी ये भी आ रही है कि एवेंजर्स 4 में और इन्फिनिटी वॉर में 5 साल का डिफरेंस होगा। मसलन जो एवेंजर्स 4 होगी वो इन्फिनिटी वॉर के 5 साल की बाद की स्टोरी होगी। और ये भी सुनने में आया है कि जो स्कॉट की बेटी है कैसी, उसकी उन्होंने नई कास्टिंग की है जिसकी एज ऑलमोस्ट 16 साल है। यानी कि अगर वो इस मूवी में 10 या 11 साल की है तो 5 साल के बाद वो 16 साल की होगी, जो कि इस टाइम जंप यानी कि 5 साल के डिफरेंस को एक्सप्लेन करती है। और जो एडल्ट कैसी उन्होंने कास्ट की है उसका नाम है एमा फर्मैन, आप जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में।
तो अगर ऐसा हो कि कोई उसे बचाने के लिए ना आए और वो उसी क्वांटम रैम में फंस कर रह जाए और वो वहां पर कुछ अरसा गुजारे, यानी कि 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजारे और अपने अंदर कुछ पावर्स को डेवलप कर ले, जिस तरह हमने देखा है कि जेनेट जब बाहर आई थी तो उसके पास भी कोई नई पावर्स थी, तो क्या पता वो टाइम वॉर्टेक्स के पास चला जाए और वहां पर उसके कुछ सीक्रेट्स को ओपन कर ले। और अगर आपको याद हो तो टाइम वॉर्टेक्स जैसी चीज़ हमने डॉक्टर स्ट्रेंज में भी देखी थी, जब एंशंट उसे फेंकती है और वो बड़ी जगह से चक्कर लगा कर आता है, तो वहाँ पर एक टाइम वॉर्टेक्स जैसी चीज़ भी थी, यानी कि जो शीशे से थे ना, उसे लग रहा था कि उसी तरह की चीज़ है जिस तरह क्वांटम रैम है ना, शायद वो भी वहीं पर मौजूद है। खैर मूवी को भी रिलीज़ हुए सिर्फ अभी 1 दिन हुआ है, तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता लोग देखते जाएंगे तो नई नई थ्योरीज हमारे सामने आती जाएंगी। तो बाकी डिटेल किसी और वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद आगे है एंड क्रेडिट सीन, जो कि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हमने ट्रेलर में भी देख लिया है। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक पहले हफ्ता डेढ़ पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने इन दोनों क्रेडिट सीन को यही बताया था कि सेम यही होंगे। जो मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सेम यही बताया था कि यही होने वाला है, कि दूसरे क्रेडिट सीन में एक बड़ी सी कीड़ी बैठी होगी और वो बैठी ड्रम बजा रही होगी, जो उसका जो इक्विपमेंट था ना बजाने वाला वो बैठी बजा रही होगी। तो खैर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपने अगर मूवी देखी है तो आप इन थ्योरीज में से कौन सी समझते हैं कि कौन सी पॉसिबल है, और अगर कोई नई थ्योरी आपको पता है तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।